ये सबको पता है कि टेंसाइल टेस्ट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स एंड अलॉयज। ठीक है, तो जो भी मेटल्स और अलॉयज होती हैं उन मेटल्स और अलॉयज के स्ट्रेंथ और को या स्ट्रेंथ की बात करें या हम उसमें जो भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई जैसे हमने इसका स्ट्रेन कैलकुलेट करना है कि भाई इतने पर्टिकुलर लोड पर उसमें कितने अमाउंट ऑफ स्ट्रेन डेवलप होगा, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टेस्ट की हेल्प से जो सैंपल है उस सैंपल को हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए या कुछ शॉर्ट टाइम के लिए एक कांस्टेंट रेट से, मान लो कि ये अब ऐसा समझो कि ये मेरा एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है दिस इज माय स्कीमेटिक डायग्राम, और ये मेरा है लोड सेल, मतलब यहाँ पर मैं कहीं क्या करूंगा, लोड अप्लाई करूंगा। आर यू गेटिंग दिस? और ये वाला तो फिक्स होगा, ऑब्वियस है। ये क्या है, ग्रूव्स कटे हुए हैं। ठीक है, मतलब हेलिकल शेप का बना हुआ है। उसके ऊपर ये जो क्रॉस हेड है, ये वाला, ये क्रॉस हेड क्या है, मूविंग क्रॉस हेड। ठीक है, अब इस मूविंग क्रॉस हेड को जब मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ, आई मीन टू से कि जब इसको मूव कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो जब ये मूव करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये इस पर थ्रेड्स कटे हुए हैं, तो थ्रेड्स की वजह से क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये जब इस तरह मूव करता है, फिर ये दो इसके क्या हो गए, जॉज हो गए, जिसके बीच में मैंने सैंपल को क्या कर दिया, ये मेरा स्पेसिमेन हो गया। ठीक है, इस स्पेसिमेन को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस स्पेसिमेन को क्या कर रहा हूं कि भाई मूव कर रहा हूं, तो इसमें लगा होता है जिस एक लोड सेल है, तो ये ऊपर की तरफ ये जो लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड लोड सेल। ठीक है, तो लोड सेल से मैं जो भी अमाउंट में लोड अप्लाई कर रहा हूं या लोड लगा रहा हूं वो लोड आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और जितना ये एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड का मतलब क्या होगा कि मतलब जितना भी इसमें इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है, उस इलोंगेशन की मैं यदि बात करूं तो दैट इलोंगेशन इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंसोमीटर। ठीक है, किससे मेजर करते हैं बेटा, एक्सटेंसोमीटर। अब ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बस कि क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ठीक है, तो एक्सटेंसोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप इसका जो भी एक्सटेंशन है, ठीक है, जितना भी इसमें इलोंगेशन हो रहा है उस इलोंगेशन को आप मेजर कर सकते हैं। और लोड सेल क्या बता रहा है कि इतने अमाउंट में मैंने लोड अप्लाई किया। ठीक है, तो ये मैं एकदम स्कीमेटिक डायग्राम की बात करूं तो भाई ये समझ लो कि हम बहुत पुरानी बात करें। ठीक है, नाउ डेज आप ये बोलते हो कि आप केवल लोड कंटिन्यूअस, ठीक है, और पूरा का पूरा एक डिजिटल पिक्चर जो है या डिजिटल डायग्राम जो है वो डायग्राम आपके सामने होता है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरा का पूरा लोड सेल वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये सैंपल में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये जो सैंपल है मेरा, इस सैंपल को दो जॉज के बीच में फिक्स करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अच्छा ये सैंपल भी ऐसा नहीं है कि सैंपल किसी भी शेप का या कुछ भी अपन ने अपने मन से लेकर आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं और कितने टाइप के सैंपल हो सकते हैं। अच्छा यदि मैं बात करूं तो फोर्स डेटा, मतलब अल्टीमेटली हम लोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लोड से ही और एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मे बी स्ट्रेस निकाल सकते हैं, और स्ट्रेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका इधर की तरफ क्या आएगा, आपका स्ट्रेस आएगा। ठीक है, और या फिर आप इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन का मतलब क्या। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस की यदि मैं बात करूं तो इट इज इन मेगापास्कल। ठीक है, और स्ट्रेन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर होता है दैट इज mm/mm। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक हाई एल्यूमिनियम अलॉय की बात करूं, ठीक है, मैं एल्यूमिनियम अलॉय बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं, तो एल्यूमिनियम अलॉय के लिए मैं यदि डायग्राम प्लॉट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का डायग्राम मिलता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने इस तरह का डायग्राम नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है किसके लिए है, इट इज फॉर हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम अलॉय। आर यू गेटिंग दिस? तो जब भी मैं एल्यूमिनियम अलॉय की डायग्राम की बात करूं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, तो ये होगा। ठीक है, लेकिन आपने जो अभी तक डायग्राम देखा है कुछ इस तरह का डायग्राम देखा है। ठीक है, इट इज फॉर स्टील। ठीक है, अब वो माइल्ड स्टील के लिए होता है, कौन से स्टील के लिए होता है थोड़ी देर में हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ।
ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज अराउंड 600 मेगा पास्कल आता है, और ये मैक्सिमम जो है वो क्या कहलाता है इसका, ये क्या कहलाता है इसका, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि मे बी यदि हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो जो भी आपको डायग्राम अल्टीमेटली जो मिलता है ना, ठीक है, वो ये नहीं मिलता है जो हम यहाँ पर अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम हो सकता है कि हम उसके पैरामीटर्स को चेंज करके आ जाए, ठीक है। अब वो पैरामीटर्स को चेंज करके कैसे आएगा, एक्चुअल में जो डायग्राम बनता है वो बनता है लोड, ठीक है, और इधर की तरफ जो होगा वो आपका क्या होगा, जो भी लोड है, और इधर क्या कर रहे हैं आप, इसका इलोंगेशन है, ठीक है। तो लोड और इलोंगेशन के बीच में उसका डायग्राम बनता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, यदि मैं इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया यदि मुझे स्टैंडर्ड पता हो और लेंथ यदि स्टैंडर्ड पता हो तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, उसका स्ट्रेन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेन निकल जाएगा, यहाँ से स्ट्रेस निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए मतलब एक एग्जैक्ट फिगर मेरा हर केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन के केस में आ जाए, ठीक है, तब मैं उसको क्या बोलता हूँ कि ये मेरा स्ट्रेस होगा और ये स्ट्रेन होगा, ठीक है। फॉर दैट पर्पस हम जो स्पेसिमेन की अब मैं बात करूंगा, तो स्पेसिमेन जो हम यूज करते हैं, देयर आर टू types of specimen we are going to use. The first specimen is in the circular shape, मतलब सर्कुलर शेप का होता है। अब ये थोड़ा सा डायमेंशन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मे बी यदि आपसे मैकेनिकल की जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है कि किस तरह का शेप होता है, क्या होता है, ठीक है। तो देयर आर two cross section is available for the specimen. The first cross section is in circular cross section, ठीक है, and the second cross section is in the rectangular cross section भी बोल सकते हो, या स्ट्रिप के फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब यदि मैं इसको इस तरह से बताऊं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका इस साइड वाला स्पेसिमेन की मैं बात करूं, ठीक है, बाकी तो ये इधर से देखने पर तो आपको उसी तरह से दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया में भी डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन इसका क्या है, अलग है ना। अभी मैं आ रहा हूँ इसके साइंस के पीछे भी कि भाई ये डायग्राम ऐसा क्यों बना, क्या के लिए बना, उस पर भी आ रहे हैं, पर कुछ ही तो ठीक है। पहले इसके डायमेंशंस को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं इधर इसमें ही समझा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ तो इसका जो ये डायामीटर है, ये वाला डायामीटर, तो डायामीटर इज अराउंड 15 mm, ठीक है। फिर यदि मैं लेंथ की बात करता हूँ तो ये मेरा लेंथ, ये लेंथ, ठीक है, दिस लेंथ इज कॉल्ड गेज, गेज लेंथ, ठीक है, GAGE, गेज लेंथ, क्लियर है। इसी तरह से मैं यदि, और ये जो सेक्शन है कौन सा, ये वाला सेक्शन, तो ये पूरा reduced section is around 60 mm, तो ये 60 mm से कुछ कम होता है, तो गेज लेंथ है मेरा 15, ठीक है। पर जो रिड्यूस सेक्शन है दैट इज 60 mm, और इसका जो कर्व बना हुआ है, ये वाला जो कर्व सेक्शन है, दिस कर्व सेक्शन, इसका सॉरी हाँ, कर्व सेक्शन का भी कुछ एक डायामीटर मतलब रेडियस होता है, ठीक है। और ये जो है दिस क्रॉस सेक्शन इज अराउंड, ये 15 mm है, तो ये अराउंड 20 mm के अराउंड होता है, क्लियर है। इसी तरह से मैं यदि यहाँ पर बात करता हूँ रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, तो द रेक्टेंगुलर सेक्शन इज अराउंड, ये भी 20 है। ये गेज लेंथ यहाँ पर भी उतना ही होगा 50 mm, ठीक है। गेज लेंथ मतलब जो एक्चुअल में है, ठीक है। और ये वाला कौन सा आ जाएगा, पूरा रिड्यूस सेक्शन, तो ये रिड्यूस सेक्शन तो यहाँ पर भी 60 mm ही होगा। ये वाला जो है अराउंड, ये यहाँ पर भी 50 mm ही होता है, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पर इसका रेडियस है, रेडियस ये 15 mm करीब आता है, क्लियर है। और मे बी इसका यदि मैं टोटल लेंथ की बात करूं, दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए मैं सेम बात कर रहा हूं, तो इट इज अराउंड 200 mm लगभग इसका टोटल लेंथ होता है, ठीक है। तो मे बी ये
यदि 50 mm है 60 mm, ठीक है, कुछ सेक्शन होता है और ये वाला सेक्शन भी लगभग 50 mm का होता है, ये वाला सेक्शन भी लगभग 50 mm का होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इसका सारे पैरामीटर्स को आप ध्यान रखें कि भाई कितने तरह के आपके स्पेसिमेन अवेलेबल होते हैं टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। तो अब ये टेस्ट कैसे करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आपने ये सैंपल लिया, इधर का जो जॉ है वो तो फिक्स रहता है, इधर का जो जॉ है वो क्या होता है, मूवेबल रहता है, तो ये इसको नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है, जिसका जो भी रीडिंग है वो रीडिंग एक्सटेंसोमीटर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये में भी कुछ सॉफ्टवेयर के पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उसको कंप्यूटर पर डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं, जो मैंने अभी एक्चुअल में किसके लिए हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम अलॉय के लिए जो ड्रॉ किया था वो, ठीक है, एज इट इज ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो कैसे ड्रॉ होता है और क्या है उसका भी हम ड्रॉ तो हो गया मान लो, ठीक है। अब बीइंग, क्योंकि यदि मैं बात करूं तो यदि आप भी उस सैंपल को लगाओ और परफॉर्म करो और कोई और मतलब मे बी जो नॉन मैकेनिकल बैकग्राउंड का है वो भी उसको यदि सैंपल को लगाता है और एज इट इज डायग्राम यदि ड्रॉ होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों ने काम तो सेम किया, लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज उस डायग्राम से हमको लिखना है, ठीक है, वो आप ही समझ सकते हो, ठीक है, या फिर जिसने उन प्रॉपर्टीज को पढ़ा है या समझा है उसी वही उनको समझ सकता है, ठीक है। बाकी दूसरे के लिए वो केवल एक ग्राफ है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमको मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसी में सब हेडिंग चाहे तो डाल दें, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेंसाइल टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे that property is called modulus of elasticity। अब कैसे निकालते हैं उसको भी बात करेंगे 2 सेकंड में। The second property is yield strength। तो yield strength कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यदि मैं बात करूं तो yield strength अभी आपने जो डायग्राम देखा, ठीक है, तो दिस डायग्राम इज नॉट शोइंग द yield strength, ठीक है, उसमें कहीं पर भी आपको yield strength जैसे आप अपर yield पॉइंट लोअर yield पॉइंट की बात कर रहे थे वो कहीं पर भी आपने नहीं देखा था, ठीक है। तो yield strength at 0.2% ऑफसेट, ठीक है, या कुछ लोग इसको ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये तो इजी है, ये आपको पता भी है आई थिंक, ठीक है, तो इसमें तो कोई ज्यादा इशू है नहीं। द फोर्थ थिंग इज परसेंटेज इलोंगेशन एट फ्रैक्चर। परसेंटेज तो ये भी आपको आई थिंक पता है, तो जो कुछ चीजें थोड़ी सी अलग है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज इलोंगेशन एट फ्रैक्चर, इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट इज परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एट फ्रैक्चर, ठीक है। तो परसेंटेज रिडक्शन एट फ्रैक्चर, ठीक है। इसी के बाद हम देखेंगे ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेस को समझ ली थी, ठीक है। अब हम स्ट्रेस की बात, स्ट्रेन की बात समझ ली थी, हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन को भी समझेंगे, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम यदि बात करें तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता है कि द मेटल इज डिफॉर्म्ड इलास्टिकली, और जहां पर हम यदि उसका स्पेसिमेन का लोड यदि रिलीज कर देते हैं और वो वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिकली इलास्टिक यील्ड स्ट्रेंथ। उस लिमिट तक हम उसको क्या बोलते हैं कि ये मेरा क्या है, इलास्टिक लिमिट है, या ये इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ तक होगा, ठीक है। लेट्स से यदि मैं माइल्ड स्टील की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको डायग्राम समझने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इस वाले रीजन की बात करता हूँ। सबसे पहले क्या आता है आपका, प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, देन इलास्टिक लिमिट आता है, देन अपर यील्ड पॉइंट, देन लोअर यील्ड पॉइंट। जैसा कुछ होता नहीं है पर फिर भी हम समझते हैं। देन ये जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये आपका फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये आई थिंक आप सब लोगों को पता है कि आपका कौन सा है, प्रोपोर्शनल पहले आता है, देन इलास्टिक बाद में आता है, ठीक है। तो एक चीज समझिए, तो यहाँ तक यदि मैं बात करूं तो यदि
आप ये सिग्मा और एप्सिलॉन की यदि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, दैट ग्राफ, ये एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये मेरा इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि ये मेरा इस केस में हो गया सिग्मा और ये मेरा हो गया इस केस में स्ट्रेन, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेस आ गया और ये स्ट्रेन आ गया, ठीक है। तो जब तक ये कांस्टेंट होता है इसका स्लोप, ठीक है, दैट स्लोप इज थ्रू आउट कांस्टेंट हियर, ठीक है, मतलब यहाँ तक एक स्लोप पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट स्लोप वाला जो लिमिट है, इस स्लोप तक के बिहेवियर को, मतलब ये जो स्ट्रेस आएगा, ठीक है, वो स्ट्रेस ही अल्टीमेटली आपका क्या कहलाएगा, इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगा उसका, किसका, उस पर्टिकुलर मटेरियल का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर किसका एग्जांपल लिया, यहाँ पर किसका एग्जांपल लिया, माइल्ड स्टील का एग्जांपल लिया, ठीक है। आप इसी तरह से यदि लेट्स से कि जैसे इससे पहले वाला जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया था बेटा, हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम अलॉय के लिए, तो कैसे ड्रॉ हुआ था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि जब मैं एल्यूमिनियम अलॉय के लिए, क्योंकि दोनों ही डक्टाइल मटेरियल है, लेकिन दोनों के केस में क्या होता है, जो डायग्राम है, दैट डायग्राम इज नॉट वेरी मच सिमिलर, ठीक है, मतलब ये सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। तो यदि मैं इस डायग्राम की बात करूं या इसको समझने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ तक, इस पर्टिकुलर रीजन तक ये क्या है, ये इसका जो थीटा है, दैट थीटा, या जो इसका स्लोप है, दैट स्लोप इज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। तो यदि ये कांस्टेंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम अलॉय के लिए, ये पर्टिकुलर रीजन या ये पर्टिकुलर लिमिट क्या होगा, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ठीक है। अब यदि मैं लीनियर रिलेशनशिप की बात कर ही रहा हूँ तो आपको ये भी पता ही है, हुक्स लॉ की यदि हम बात करें तो E इंटू एप्सिलॉन होता है। तो ये जो E है, ये जो E है, दैट E इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को हम यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि आप ये हर एक मटेरियल के लिए क्या होगा, मे भी अलग अलग होगा। और यदि हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात करें, तो यदि आप पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो भी अभी तक पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो वो इस इलास्टिक लिमिट के अंदर ही बात हो रही है, ठीक है। वहां पर कभी भी आपने इस प्लास्टिक जोन में इंटर करा ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो सबके सब इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक बिहेवियर के अंदर ही कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कोई भी कैलकुलेशन आपने शायद, मतलब में भी यदि कुछ एक दो केसेस को छोड़ दिया जाए, जैसे कॉलम की बात करें, स्ट्रट की बात करें, तो वहां पर कुछ केसेस होते हैं, लेकिन बाकी सारे केसेस में आप क्या करते हो, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही पूरे के पूरे सोन को डिस्कस करते हो। लेकिन यदि जब आप मशीन डिजाइन की बात करेंगे तो वो प्लास्टिक रीजन, मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात होती है, वहां पर यील्ड स्ट्रेंथ की बात होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यदि हम बात कर रहे हैं, मतलब सोम में यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है सोम का, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, मतलब आपका जो भी सोम है इधर है। बाकी यदि मैं मशीन डिजाइन की बात करूं तो वो इलास्टिक एज वेल एज प्लास्टिक दोनों को ही कवर करता है, जैसे प्लास्टिक रीजन में ही वो कवर होता है, ठीक है। अब मैं यदि बात करता हूँ यील्ड स्ट्रेंथ की, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ आपको पता है क्या होता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो तो समझते हैं पहले कि ये स्ट्रेंथ का मतलब क्या। तो जैसे आप लोगों ने अभी तक जो डायग्राम देखा है, उसी डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये डायग्राम आपने देखा है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज समझते हैं पहले, ये रीजन की मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं ये स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, ठीक है। तो दैट रीजन, इस रीजन को बोलते हैं हम क्वार्टरल एटमॉस्फेयर। कौन सा एटमॉस्फेयर, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर, ठीक है, ठीक है। इस क्वार्टरल एटमॉस्फेयर में जो रीजन आ रहा है, मैं इसी को जूम करके यहाँ पर बना रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों बना है, क्या रीजन है, उसके पीछे पहले बात कर लेते हैं कि उसके पीछे का जो बेसिक साइंस है वो क्या है। द बेसिक साइंस इज डिस्कस्ड बाय दी फ्रैंक रीड सोर्स
मैकेनिज्म, मतलब इस फ्रैंक रीड सोर्स मैकेनिज्म में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यदि आपको और डिटेल में इसको जानना है तो अब वो होता क्या है, मैं इसको बिल्कुल एकदम जनरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, लेट्स से कि ये मेरा कोई इम्प्योरिटी है और ये मेरा कोई दो डिसलोकेशन है। ठीक है ना, तो मान लो कि ये मेरा इम्प्योरिटी था। ठीक है, या मे भी आप चाहो तो इसका उल्टा भी बना सकते हो। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ कि ये इम्प्योरिटी है और ये मेरा डिसलोकेशन है। ठीक है, व्हेन आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स, मैंने क्या किया, फोर्स कुछ अप्लाई किया। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने पर क्या होगा कि ये जो इम्प्योरिटी है इस सॉरी ये जो इम्प्योरिटी है इस डिसलोकेशन में जाकर फंस जाएगा। मतलब क्या होगा अल्टीमेटली कि ये इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब आगे की तरफ मूव करेगा तो मतलब ये कुछ इस तरह से आप समझ लो कि ये डिसलोकेशन कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो कि पहले ये कुछ अमाउंट में इसमें इलांगेट हुआ इस तरह से। ठीक है, फिर अगली स्टेप में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा चारों तरफ इसमें बाउंड हो गया। ठीक है, तो अगले स्टेप में कुछ इस तरह से बाउंड हो गया, देन अगेन मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये अगेन इसका जो ये इम्प्योरिटी है, ठीक है, इसको इसने छोड़ दिया, फिर अगेन दूसरे डिसलोकेशन पर जैसे यहाँ है उसी तरह से फिर अगेन क्रिएट हो गया। तो क्या हो रहा है कि जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब मैं मूव कर रहा है मतलब हमको लोड क्या लगेगा, कम लगेगा, मतलब स्ट्रेंथ उस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर जाके जब इसमें इस डिसलोकेशन में ये इम्प्योरिटी क्या हो गया, स्टक हो गया, तो अब जो फोर्स लगा रहा हूँ वो किस में जा रहा है, इस इम्प्योरिटी को आगे की तरफ इसमें पुश नहीं हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथ उस केस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी रुका हुआ है, लेकिन जैसे मैं और फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या हो गया, तो ये डिसलोकेशन इसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ गया, मतलब अब क्या हो गया, बढ़ गया मतलब स्ट्रेंथ कम हो रहा है। ठीक है, फिर आगे और यदि मैं फोर्स लगाता हूँ तो अगेन यही प्रोसीजर होगा कि ये जाकर इसमें स्टक होगा, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगा। फिर आगे यदि इसी तरह का प्रोसेस होता है तो घटेगा। फिर यदि आप ऐसा समझो कि यदि स्टक होता है, स्टक मतलब ये जो ये मेरा है डिसलोकेशन, ये मेरा है इम्प्योरिटी। तो जब इम्प्योरिटी डिसलोकेशन में जाके स्टक हो रहा है, मतलब चिपक रहा है, उसके साथ फिक्स हो रहा है। ठीक है, अब ये मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो लेवल्स की या नैनो लेवल की। ठीक है, तो इम्प्योरिटी मतलब आप ऐसा समझ लो कि कोई दो एटम्स हैं, वो उसके बीच में जाकर क्या हो रहा है, स्टक हो रहे हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो उस केस में जब वो स्टक हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो मूव करेगा तो वो ग्राफ नीचे आएगा। ठीक है, तो जब मैं इन सबको कंबाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा जब फिनिश हो जाता है तो दैट ये इस तरह का कुछ आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है। दैट एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड क्वार्टरल एटमॉस्फेयर। ये क्वार्टरल ने एक्सप्लेन किया था इसलिए इसको क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और इस मैकेनिज्म का नाम है फ्रैंक रीड सोर्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब ये मूव कर रहा है तो सीधा बस ये याद रखो कि कहाँ कहाँ क्या होगा, स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है, और यदि वो स्टक हो गया मतलब या मूव नहीं कर रहा है तो नॉट मूवेबल बोल दो, तो स्ट्रेंथ उस केस में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बात करें। तो ये रीजन का मतलब आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब आपको समझ में आता है। यील्ड स्ट्रेंथ यदि मैं डिजाइन या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चरल डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड अलॉय, और ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। रिपीटिंग दिस, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। जब भी मैं ब्रिटल मटेरियल की बात करूंगा तो मैं उसका यील्ड स्ट्रेंथ को ही डिफाइन करता हूं, बट मतलब यदि मैं डक्टाइल मेटल की बात करता हूँ तो उस केस में मैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करता हूँ। ठीक है, अब यदि मैं इसके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में यील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ तो आप बोलोगे कि सर इसका जो अपर यील्ड स्ट्रेंथ है यहाँ कहीं है। ठीक है, हाउ वी नो, ठीक है, आपको ये कैसे पता चला कि यही होगा, क्या ये यहाँ नहीं हो सकता, क्या ये यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, या क्या ये यहाँ नहीं हो सकता।
ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन कि भाई मतलब ये एग्जैक्ट हम उसको मार्क करें, उस मार्क करने के लिए फर्स्ट आई मार्क दी ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, या इसी को आप प्रूफ स्ट्रेस भी आगे चलकर बोलते हो, ठीक है। तो प्रूफ स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ भी आप उसको बोलते हो। तो हम ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ समझ लें तो उसी से आप उसको डिफाइन कर पाओगे। तो ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ यदि मैं अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करूं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूं तो वो बोलता है कि 0.2% यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं। अब 0.2% मतलब जो भी आप इसका ऑफसेट लोगे, ऑफसेट का मतलब क्या, इससे थोड़ा सा आगे, ठीक है, या इससे हट के, ठीक है। तो ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। तो ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन स्टैंडर्ड यदि मैं बात करता हूं तो मैं बोलता हूं 0.2% लेते हैं, ठीक है। कैसे मिलता है ये समझते हैं। तो फर्स्ट आई नो कि ये मेरा जो स्लोप है दैट स्लोप इज दिस, ठीक है, ये मेरा स्लोप हो गया, ठीक है। अब इस स्लोप के लेट्स से कि मैंने मार्क किया 0.02% यील्ड स्ट्रेंथ, 0.04, 0.06, 0.06, 0.08, इस तरह का ये परसेंटेज बता रहा है किसका, स्ट्रेन का, ठीक है। अब समझो, तो ये बोलता है कि जो भी आपको लेना है ना वो यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा, उस एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप क्या करो कि 0.2% इस जीरो वाले पॉइंट से 0.2% मतलब कितना, 0.00 सॉरी 0.002 सॉरी, तो 0.02 पर आप एक पॉइंट मार्क करो और उस पॉइंट से इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो। आर यू गेटिंग दिस? तो जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक कोई पॉइंट मिलता है, दैट पॉइंट इज शोइंग इस यील्ड स्ट्रेंथ या एग्जैक्ट यील्ड स्ट्रेंथ आपको वहां पर उसका मिलता है, या इसी को आप उसका ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। समझिए बात को। पर यदि यूके के अकॉर्डिंग बात करो तो वो लेते हैं 0.1%, ठीक है, मतलब 0.1% भी हो सकता है, 0.2% भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने मार्क किया है, कैसे मार्क किया, आपने क्या किया कि मैंने क्या बोला कि ऑफसेट किसके कितना ले लो, 0.2% ले लो, परसेंटेज मतलब उसको और 100 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.02 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से ये जो मेरा स्लोप था, इस स्लोप के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन जहां पर भी इस कर्व को आगे जाकर क्या करेगा, कट करेगा, दैट कट या दैट इंटरसेक्ट इज रिफर्स फॉर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, या उसका वो यील्ड स्ट्रेंथ आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि यदि मैं बात करता हूं कि भाई यील्ड स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए 537 मेगापास्कल है, तो वो कैसे आया होगा कि आपने क्या किया, जो भी आपका स्लोप था इलास्टिक लिमिट वाला, उस इलास्टिक लिमिट के स्लोप से 0.2% पर एक पॉइंट मार्क किया और फिर इसके पैरेलल एक स्लोप ड्रॉ कर दिया। स्लोप ड्रॉ करने पर जो जहां पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर सॉरी यील्ड स्ट्रेंथ मिलता है। नाउ वी कम्स टू द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो ये वाला जो स्ट्रेंथ है क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो ये जो लिमिट है दैट लिमिट इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, या ये जो स्ट्रेंथ आएगा उस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो भी किसी पर्टिकुलर जोन में या फिर किसी पर्टिकुलर डायग्राम में आपको मिलता है वो क्या होता है, आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से ही आपका लोकलाइज्ड क्रॉस सेक्शन एरिया या नेकिंग होना स्टार्ट होता है, एंड the engineering stresses will decrease will further strain will fracture। मतलब यदि हम इसके बाद यदि कुछ भी लोड अप्लाई करते हैं तो उसके बाद इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस क्या होती हैं, डाउन जाने लगता है, मतलब वो डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, नेकिंग फॉर्म हो जाता है। तो नेकिंग फॉर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया भी रिड्यूस होता है और उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसके बाद क्या होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगता है। तो सबसे पहले जो नेकिंग आपको मिलता है वो नेकिंग कहाँ मिलता है, आपको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पर ही मिलता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि भाई यदि ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा तो उसका नेक जो है वो बिफोर फ्रैक्चर
बिल्कुल मिलता है, एंड हेंस मोर डिक्रीज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बियॉन्ड द मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा वो डक्टाइल होगा, मे बी यदि डक्टाइल ज्यादा है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वो उसका जो नेकिंग फॉर्मेशन है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के भी बाद में होता है। ठीक है, अब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ड्राइंग बाय हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस। तो अभी हमने ये जो बताई कि आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आपको मिलता है। क्लियर है? इसी के बाद हम यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, परसेंटेज इलॉन्गेशन। ठीक है, तो परसेंटेज इलॉन्गेशन को यदि हम समझें तो आपको इलॉन्गेशन कहाँ पर की बात करें हम, तो कहाँ पर मिल रहा है। जैसे लेट्स से कि आपको यहाँ का पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको इलॉन्गेशन की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, परसेंटेज इलॉन्गेशन इज, क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ कौन सा आ जाएगा, जो भी स्ट्रेच करने के बाद आपको मिल रहा है, दैट फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ टू द इनिशियल लेंथ इनटू 100। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका परसेंटेज इलॉन्गेशन इस केस में मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें यदि जो जितना ज्यादा हायर डक्टाइल होगा उसका परसेंटेज इलॉन्गेशन ऑब्वियस है उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं किसी एक शीट की बात करता हूं जो कि कमर्शियली अवेलेबल है, प्योर एल्यूमिनियम की यदि हम बात करें तो इट इज अराउंड 1.5 से 1.6% उसका इलांगेशन पॉसिबल है, मतलब ये लगभग 35% तक वो इलांगेट हो सकता है। ठीक है, अब जो एक्सटेंसोमीटर है वो एक्सटेंसोमीटर ही कंटिन्यूअसली जो मेजर करता है स्ट्रेन को, उस स्ट्रेन की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, इसका इलांगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली वी गो फॉर द परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया आपको जब आप देखो ये फॉर्मूला जो है आपको मिलने देखने को मिलेगा, लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये जब आप रोलिंग पढ़ोगे तो रोलिंग की जब न्यूमेरिकल्स यदि लगाते हो तो उस रोलिंग के न्यूमेरिकल्स में आपको ये देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि मैं परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया की बात करूं तो जब आप वायर ड्राइंग पढ़ोगे, तो वायर ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, तो वायर ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग पढ़ोगे ना तो तब ये परसेंटेज रिडक्शन इन या ये बहुत बड़ा ही यूजफुल फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, तो रिडक्शन की बात करें, लेट्स से कि मैंने जो स्पेसिमेन लिया था वो कितने का लिया था, 15 सेंटीमीटर 15 mm डायमीटर का लिया था। ठीक है, उस 15 mm डायमीटर को आफ्टर द टेस्ट तो डायमीटर उसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर के बाद यदि हम उसको मेजर करें तो यूजिंग द मेजरमेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल डायमीटर परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइंड बाय दिस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, तो आप निकालेंगे भाई इनिशियल एरिया कितना था माइनस फाइनल एरिया कितना था बाय, अब किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, इनिशियल एरिया के रेस्पेक्ट में ही बात होती है, तो इनिशियल एरिया इनटू 100। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह के मतलब आप फॉर्मूले, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन गेट में पूछा गया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन गेट में भी आया है, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आर्यन सोनी जयदीप गुजर अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, कि ज्वाइन थे आप लोग? सर वो नेटवर्क इशू आ गया था तो लीव हो गया था थोड़ा सा, ज्वाइन पहले ही कर लिया था मैंने। ठीक है ना, तो परसेंट, हाँ ठीक है, तो पर रिडक्शन इन द ड्राइंग हम इस तरह से देख सकते हैं, परसेंटेज रिडक्शन की यदि मैं बात करूं तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया साइन, तो ये यूज होता है ड्राइंग में। ठीक है, एरिया, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया बाय इनिशियल एरिया इनटू 100। ठीक है, तो फाइनल एरिया के लिए आप क्या करोगे, जो फ्रैक्चर होने के बाद जो सैंपल मिलेगा उस सैंपल के क्रॉस सेक्शन एरिया को आप यदि मेजर कर सकते हो तो वो आ जाएगा आपका फाइनल एरिया। इनिशियल एरिया तो आपको पता ही है कितना था, 15 mm डायमीटर, 15 mm डायमीटर का रेडियस था, तो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिडक्शन इन एरिया है इट इज यूजफुल फॉर योर ड्राइंग क्वेश्चन। ठीक है, जब वायर ड्राइंग के न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे ना तो वायर ड्राइंग के न्यूमेरिकल्स में बड़ा हेल्पफुल होता है। इसी तरह से परसेंटेज एलोंगेशन की यदि मैं बात करूं तो ये रोलिंग में भी यूज होता है, वायर ड्राइंग में भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, वायर ड्राइंग में भी हम क्या करते हैं, वायर को स्ट्रेच करने की बात करते हैं। ठीक है, कप ड्राइंग है उसमें भी यूज होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज को हम
बाय दी इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या टेंसाइल टेस्ट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कर्व है दैट इज कंपैरिजन ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर सिलेक्टेड अलॉयज, ठीक है, मतलब बहुत सारी अलॉयज के लिए आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोट करने की है यहाँ पर कि मैं भी यदि आप बोलो कि ये तो मेरा एक पर्टिकुलर लेट से ये 0.2% स्टील के लिए था, तो ये बना। लेट से 0.18 के लिए अलग होगा क्या, या 0.16 के लिए अलग होगा क्या, या 0.1 के लिए अलग होगा क्या। तो दिस इलास्टिक लिमिट में भी सेम, ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि ये कुछ इस तरह का बने, ठीक है, या हो सकता है कुछ इस तरह का बने, पर ये जो रीजन है इस रीजन में ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन पर इसकी डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। आर गेटिंग दिस? तो ये नोट करिएगा आप कि जो भी मैं बातें कुछ समझा रहा हूँ उसका मतलब आपको आई थिंक ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टू स्ट्रेन डायग्राम की और सारे हार्डनेस टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हार्डनेस टेस्ट वैसे आपको आई थिंक आते भी होंगे, ठीक है, आप किसी भी बुक को रेफर करोगे आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है, डोंट मिस द क्लास, ठीक है, क्योंकि यदि आपने मिस कर दिया तो फिर मे बी आप उसको खुद से पढ़ने जाओगे तो कुछ और ही मतलब निकलेगा उसका, ठीक है। तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्डनेस टेस्टिंग देखेंगे, उसके बाद उसमें टफनेस टेस्ट में इम्पैक्ट टेस्ट देखेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरे जो टेस्ट बच रहे हैं तो इसी टेंसाइल टेस्ट है, इसी तरह से कंप्रेशन टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो कंप्रेशन टेस्ट में हम इसका जस्ट रिवर्स करते हैं, लेकिन कैसे परफॉर्म किया जाता है उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।